आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित लेख ऑयल PSUs टू स्टार्ट प्रोक्यूरमेंट ऑफ इथेनॉल फ्रॉम मेज सून और द हिंदुस्तान टाइम्स में छपे लेख हाउ बायोफ्यूल्स कैन डबल फार्म इनकम्स के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल GS पेपर 3 के आर्थिक विकास खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा YouTube चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। बीते दिनों केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 के उद्देश्यों के मुताबिक इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की आपूर्ति में सुधार करने की प्रतिबद्धता को दोहराया है। इसके लिए सरकार ने इथेनॉल के उत्पादन से जुड़े फीड स्टॉक यानी कच्चे माल के विकल्पों को व्यापक बनाने के लिए कई नीतिगत पहलों की शुरुआत की है। सरकार ने 6 स्वदेशी फीड स्टॉक से निर्मित इथेनॉल की खरीद को मंजूरी दी है, जिसमें गन्ने का रस, चीनी, बी हैवी शीरा गुड़, सी हैवी शीरा गुड़, क्षतिग्रस्त खाद्यान्न, मक्का और FCI से अधिशेष चावल को शामिल किया गया है। इन नीतियों के अनुसार अब राज्य द्वारा संचालित ऑयल मार्केटिंग कंपनियां यानी OMCs जल्द ही मक्का से इथेनॉल बनाने की प्रक्रिया शुरू करेंगी, जिससे इथेनॉल उत्पादन के लिए आपूर्ति स्रोतों का विस्तार हो सकेगा। इसके अलावा FCI यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से अधिशेष चावल की खरीद प्रक्रिया को भी शुरू कर दिया गया है। सरकार का मानना है कि यह कदम पर्यावरण के लिए लाभकारी होने के साथ आयात निर्भरता को कम करने में मदद करेगा। साथ ही इससे किसानों को अपनी आय बढ़ाने में मदद मिल सकेगी। ऐसे में जानते हैं कि बायोफ्यूल क्या है और इसमें किन चीजों को शामिल किया जाता है। इसके अलावा हम इस आर्टिकल में बायोफ्यूल से जुड़े लाभों पर चर्चा करते हुए इसके अन्य आयामों को समझेंगे और जानेंगे कि यह किसानों के लिए किस तरह से लाभकारी हो सकता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि बायोफ्यूल क्या है। ऐसा कोई भी नवीकरणीय ईंधन जो बायोमास से प्राप्त होता है उसे बायोफ्यूल या जैव ईंधन कहा जाता है। उदाहरण के लिए इसमें पौधे या शैवालों से मिलने वाली सामग्री या पशु अपशिष्ट को शामिल किया जा सकता है। गौरतलब है कि इस तरह की फीड स्टॉक सामग्री का आसानी से उत्पादन संभव है, इसलिए बायोफ्यूल को पेट्रोलियम, कोयला और प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों से विपरीत अक्षय ऊर्जा का एक स्रोत माना जाता है। आमतौर पर बायोफ्यूल को पेट्रोलियम और अन्य जीवाश्म ईंधन के मुकाबले एक लागत प्रभावी और पर्यावरण के अनुकूल विकल्प के रूप में भी देखा जाता है। सरकार ने जैव ईंधनों को परिभाषित करने और देश में इनके उपयोग को निर्धारित करने के लिए 2018 में एक राष्ट्रीय नीति तैयार की थी, जिसे राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 के नाम से जाना जाता है। इस नीति में बायोफ्यूल के बारे में विस्तार से चर्चा करते हुए इसके प्रकार भी बताए गए हैं। इसमें बायो इथेनॉल, बायोडीजल, उन्नत जैव ईंधन, ड्रॉप इन ईंधन और जैव CNG को बायोफ्यूल के तहत शामिल किया गया है। तो आइए अब समझते हैं कि ये सभी ईंधन किस तरह से उपयोग में लाए जाते हैं। इन ईंधनों में बायो इथेनॉल का उत्पादन मुख्य रूप से गन्ना, चुकंदर, मकई और कसावा जैसी फसलों को किण्वित करके यानी उनका फर्मेंटेशन करके किया जाता है। इन खाद्य फसलों से उत्पादित जैव ईंधन को पहली पीढ़ी का जैव ईंधन कहा जाता है। दूसरी पीढ़ी का जैव ईंधन कम मूल्य के बायोमास से प्राप्त होता है, जिसमें लकड़ी के छीलन, फसल अवशेष और नगर पालिका के ठोस अपशिष्ट सहित उच्च सेल्यूलोज सामग्री शामिल होती है। जबकि तीसरी पीढ़ी के जैव ईंधनों में शैवाल और साइनोबैक्टीरिया के उपयोग की बात कही जाती है। अब बात करें बायोडीजल की, तो ये गहरे से हल्के पीले रंग के तरल बायोडिग्रेडेबल गैर विषैले ईंधन होते हैं। भारत में बायोडीजल के निर्माण के लिए गैर खाद्य वनस्पति तेल, पशु वसा और जैव तेल आदि का उपयोग किया जाता है। आमतौर पर इसका उपयोग पेट्रोलियम, डीजल ईंधन के साथ मिक्स करके किया जाता है, जिससे पेट्रोलियम आधारित डीजल की तुलना में इससे काफी कम प्रदूषकों का उत्सर्जन होता है। ड्रॉप इन ईंधन ऐसे ईंधन होते हैं जो भारतीय जेट ईंधन मानकों के अनुरूप हैं। इंजन सिस्टम में किसी भी बदलाव के बिना भी वाहनों में इनका उपयोग किया जा सकता है। इसी तरह जैव CNG दरअसल बायोगैस का शुद्ध रूप है। इसकी संरचना और ऊर्जा क्षमता जीवाश्म आधारित प्राकृतिक गैस जैसी है और इसे कृषि अवशेषों, पशुओं के गोबर, खाद्य अपशिष्ट और सीवेज पानी से उत्पन्न किया जाता है।
वहीं उन्नत जैव ईंधन के अंतर्गत दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल, ड्रॉप इन ईंधन और शैवाल आधारित तीसरी पीढ़ी के जैव ईंधनों को शामिल किया जाता है। तो आइए अब जानते हैं कि बायोफ्यूल के क्या लाभ हैं। बायोफ्यूल विश्व में ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत अहम स्रोत बनकर सामने आए हैं। इनका सबसे अधिक लाभ तेल आयात करने वाले देशों को हो सकता है और खासकर उन देशों को भी जो अभी विकासशील है। दरअसल बायोफ्यूल पेट्रोलियम की मांग को कम करके विकासशील देशों के लिए ऊर्जा आपूर्ति को अधिक सुरक्षित और सस्ता बना सकते हैं। इनके उपयोग से पेट्रोलियम आयातक देशों के लिए आयात बिल में कमी आएगी और उनके व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन में सुधार होगा। इसी तरह बायोफ्यूल के उपयोग से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन, कार्बन मोनोऑक्साइड और पार्टिकुलेट्स मैटर के उत्सर्जन को काफी कम किया जा सकता है। शोधकर्ताओं का मानना है कि जैव ईंधन वाहनों के प्रदर्शन में भी सुधार कर सकते हैं। जैसे बायोडीजल में मौजूद चिकनाई से डीजल इंजनों के जीवन काल को बढ़ाने में मदद मिल सकती है। भारत के संदर्भ में देखें तो यहाँ भी ऊर्जा की मांग लगातार बढ़ रही है। ऐसे में बायोफ्यूल के उपयोग से भारत की शहरी और ग्रामीण आबादी की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में आसानी होगी। इसके अलावा भारत में जैव ईंधन का व्यावहारिक महत्व भी है। इससे सरकार द्वारा चलाए जा रहे मेक इन इंडिया कार्यक्रम और स्वच्छ भारत अभियान जैसे प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा और किसानों की आय को दोगुना करने के सरकारी प्रयासों को भी मदद मिल सकेगी। अगर हम उदाहरण के रूप में इसे समझना चाहें तो इसे चीनी उत्पादन के मामले से समझ सकते हैं। भारत में 2010-11 से गन्ने की बेहतर किस्मों के आने के बाद से देश में चीनी के उत्पादन में बढ़ोतरी देखी गई है। देश में एक सामान्य चीनी सत्र यानी अक्टूबर से सितंबर माह में करीब 320 लाख मीट्रिक टन चीनी का उत्पादन होता है, जबकि हमारी घरेलू खपत करीब 260 लाख मीट्रिक टन है। ऐसे में 60 लाख मीट्रिक टन के इस अतिरिक्त उत्पादन से चीनी मिलों को अपनी कीमत तय करने में दबाव का सामना करना पड़ता है। इस दौरान इस अतिरिक्त भंडार की बिक्री न हो पाने से चीनी मिलों की कई हजार करोड़ रुपए की धनराशि फंस जाती है। इसके चलते उनकी पूंजी तरलता की स्थिति प्रभावित होती है और वे गन्ना किसानों को उनके उत्पाद की बकाया राशि का भुगतान नहीं कर पाते। परिणाम स्वरूप किसानों को भी नुकसान उठाना पड़ता है। चीनी के इस अतिरिक्त भंडार से निपटने के लिए चीनी मिलें चीनी का निर्यात करती हैं, जिसके लिए उन्हें सरकार से वित्तीय सहायता लेनी पड़ती है। लेकिन विश्व व्यापार संगठन की व्यवस्था के अनुरूप भारत विकासशील देश होने के कारण सिर्फ 2023 तक ही चीनी के निर्यात के लिए वित्तीय सहायता दे सकता है। ऐसे में अतिरिक्त गन्ने और चीनी का इथेनॉल के उत्पादन के लिए उपयोग करना चीनी के अतिरिक्त भंडार से निपटने का एक आसान तरीका हो सकता है। अतिरिक्त चीनी का उपयोग बायोफ्यूल के रूप में किए जाने से चीनी के घरेलू मिल मूल्य में स्थिरता आएगी और चीनी मिलों को इसके भंडारण की समस्या से भी निजात मिलेगी और वे किसानों का बकाया भुगतान भी आसानी से कर सकेंगे। इथेनॉल के उत्पादन से गन्ने की मांग को संतुलित किया जा सकेगा, जिससे चीनी मिलों के साथ साथ किसानों को भी उनके उत्पादन का सही दाम मिल सकेगा और उनकी आय में बढ़ोतरी हो सकेगी। इसी तरह बायोफ्यूल के उत्पादन से पेट्रोलियम आयात में कमी आने के साथ रोजगार सृजन और अपशिष्ट से संपदा का निर्माण करने जैसे महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को पूरा किया जा सकेगा। अब समझते हैं कि देश में बायोफ्यूल की क्या स्थिति है और सरकार ने इस दिशा में क्या प्रयास किए हैं। देश की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने, आयात निर्भरता को कम करने और पर्यावरणीय प्रदूषण में कमी लाने के लिए सरकार ने बायोफ्यूल जैसे नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के उपयोग को बढ़ावा दिया है। एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक देश में लगभग 4,600 करोड़ लीटर की अनुमानित वार्षिक पेट्रोल खपत के लिए दिसंबर 2020 से नवंबर 2021 के दौरान 450 से 460 करोड़ लीटर इथेनॉल की आवश्यकता होगी। इसके अलावा सरकार ने पेट्रोल में 2022 तक 10%, 2026 तक 15% और 2030 तक 20% इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य रखा है। भारत में इथेनॉल उत्पादन के लिए प्राथमिक कच्चे माल के रूप में गन्ना और उसके उप उत्पादों का उपयोग किया जाता है, जो सरकार के लक्ष्यों को पाने के लिए पर्याप्त नहीं है। ऐसे में सरकार ने इथेनॉल उत्पादन के लिए मक्का और चावल जैसे विकल्पों को बढ़ावा देने का रास्ता अपनाया है। सरकार ने चीनी क्षेत्र की सहायता और गन्ना किसानों के हित में बी हैवी शीरा गुड़, गन्ने के रस और चीनी से भी इथेनॉल के उत्पादन की अनुमति दी है और इसमें सी हैवी शीरा गुड़ को शामिल करते हुए इथेनॉल उत्पादन के लिए लाभकारी मिल मूल्य भी तय किया है। आपको बता दें कि गन्ने से चीनी बनाने के दौरान बचे उत्पादों को उनके उपयोग और शुद्धता के आधार पर
A, B और C कैटेगरी में बांटा जाता है और इससे इथेनॉल का उत्पादन किया जाता है। सरकार ने इथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2020-21 के लिए विभिन्न अनाजों से निकाले जाने वाले इथेनॉल के मिल मूल्य को भी बढ़ाया है। इसके अलावा सरकार ईंधन ग्रेड इथेनॉल का उत्पादन बढ़ाने के लिए डिस्टिलरीज यानी शराब के कारखानों को मक्का और FCI के पास उपलब्ध चावल से इथेनॉल का उत्पादन करने के लिए भी प्रोत्साहित कर रही है। इन सभी सरकारी उपायों के बाद अब समझते हैं कि बायोफ्यूल्स की राह में किस तरह की चुनौतियां हैं। जैव ईंधन के लाभों के सामने सबसे बड़ी चुनौती भूमि के उपयोग को लेकर है। दरअसल गन्ना, चावल, मकई और सोयाबीन जैसे नियमित फीड स्टॉक का उपयोग पहली पीढ़ी के जैव ईंधन के रूप में किया जाना भोजन बनाम ईंधन जैसी बहस को बढ़ावा देता है। विशेषज्ञों का मानना है कि बायोफ्यूल के उत्पादन से मानव खाद्य श्रृंखला और कृषि योग्य भूमि में बदलाव आएगा, जिससे खाद्य उपलब्धता और खाद्य कीमतों का अर्थशास्त्र प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा जैव ईंधन के लिए उगाई जाने वाली फसलें दुनिया के प्राकृतिक आवासों के लिए भी एक चुनौती बन सकती है। उदाहरण के लिए इथेनॉल के लिए मकई उत्पादन को बढ़ावा देने से घास के मैदान मकई मोनोकल्चर में तब्दील हो सकते हैं। ऐसे में प्राकृतिक आवास के नुकसान से जल विज्ञान में परिवर्तन हो सकता है, मिट्टी का कटाव बढ़ सकता है और वन्य जीव क्षेत्रों की जैव विविधता में कमी आ सकती है। भारत के संदर्भ में देखें तो सरकार पेट्रोल में इथेनॉल के 20% मिश्रण के लक्ष्य को 2025 से पहले हासिल करने की योजना बना रही है, जिसके लिए सरकार ने ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने का एक तय लक्ष्य दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर बड़ी चुनौती देश में चीनी के अतिरिक्त भंडार से इथेनॉल निकालने और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को उसकी आपूर्ति करने के अपर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर है। इसके अलावा पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने के लक्ष्य को सिर्फ गन्ने और चीनी से इथेनॉल का उत्पादन कर प्राप्त नहीं किया जा सकता। ऐसे में पहली पीढ़ी के इथेनॉल उत्पादन के लिए अन्य खाद्य वस्तुओं जैसे अनाज, चुकंदर आदि से भी इथेनॉल का उत्पादन किए जाने की आवश्यकता है, जिसकी पर्याप्त क्षमता फिलहाल देश में उपलब्ध नहीं है। देश में पहली पीढ़ी के इथेनॉल का उत्पादन करने के लिए चावल, गेहूं, जौ, मक्का और ज्वार जैसे अनाजों और गन्ने एवं चुकंदर आदि से इथेनॉल निकालने की क्षमता को बढ़ाने की बहुत जरूरत है और इस दिशा में सरकार ने कदम भी बढ़ाए हैं। लेकिन भारत के लिए भी खाद्यान्न उपलब्धता एक चुनौती बनकर सामने आ सकती है। ऐसे में जानना जरूरी है कि आगे की राह क्या हो। भारत जैसे विकासशील देश में बढ़ती जनसंख्या आने वाले समय में ऊर्जा की मांग बढ़ने की तरफ इशारा करती है। ऐसे में लंबे समय तक आयातित जीवाश्म ईंधनों द्वारा ऊर्जा की आपूर्ति पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। ऐसे में बायोफ्यूल के उपयोग से ऊर्जा सुरक्षा, नई नौकरियों और आय सृजन सहित कृषि और ग्रामीण विकास के लिए कई संभावनाएं हैं। राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 के मुताबिक परिवहन ईंधन की लगभग 72% मांग केवल डीजल और 23% मांग पेट्रोल द्वारा पूरी की जाती है और शेष मांग CNG और LPG से पूरी होती है। ऐसे में जब तक देश में स्वदेशी तौर पर उत्पादित नवीकरणीय ऊर्जा विकल्पों के जरिए डीजल और पेट्रोल का विकल्प उपलब्ध नहीं कराया जाता, तब तक देश की ऊर्जा सुरक्षा कमजोर रहेगी। ऐसे में बायोफ्यूल्स को बढ़ावा दिया जाना समय की मांग है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वह देश में पेट्रोल और डीजल के आयात में कमी लाने के लिए बायो इथेनॉल और बायोडीजल जैसे विकल्पों को बढ़ावा देने के साथ अपशिष्ट पदार्थों, नगरपालिका के ठोस कचरों और शैवाल के जरिए भी ईंधन प्राप्ति के विकल्पों को बढ़ावा दें। हालांकि सरकार ने जैव ईंधन नीति में सभी विकल्पों को शामिल किया है। ऐसे में आवश्यकता इन विकल्पों के लिए बनाई जाने वाली नीतियों के सही क्रियान्वयन की है। मौजूदा समय में संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्राजील विश्व में इथेनॉल के बड़े उत्पादक माने जाते हैं, लेकिन उनके सामने भी भूमि उपयोग, फसल विविधता, फसल मूल्य का निर्धारण और नीतिगत